प्यारे विद्यार्थियों, @unique+2.0 पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 4 हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसका क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने स्केलर, वेक्टर, ये दोनों क्वांटिटी पढ़ी थी, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था, एंड इसके साथ में हम लोगों ने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ा था। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे वाला पढ़ेंगे। तो जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर मेरा फिनिश होता है, जीरो वेक्टर के इम्पोर्टेंस के बाद में, तो आता है वेक्टर एडिशन। क्या आता है? वेक्टर एडिशन आता है। ठीक है, क्या आता है भाई? वेक्टर एडिशन आता है। हिंदी में इसको कहते हैं सदिशों का योग। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सदिशों का योग कहते हैं। अब ये जो सदिशों का योग है, ये कितने प्रकार से होता है भाई? 2 टाइप का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताओगे? 2 टाइप का होता है। पहला है, इसको जियोमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड कहते हैं। और जो सेकंड नंबर पे है, इसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? एनालिटिकल मेथड। ये 2 मेथड हैं। इन 2 मेथड्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? किसी वेक्टर को ऐड करते हैं। किसी वेक्टर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय अथवा ग्राफीय विधि। ज्यामितीय अथवा ग्राफीय विधि। इसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल को कहते हैं गणितीय विधि। मैथमेटिकल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो इसमें हम लोग सीखते हैं। ठीक, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, तो ये जो हमारा ग्राफिकल या जियोमेट्रिकल होता है, ये इसमें भी 2 टाइप होते हैं। पहला है ट्रायंगल मेथड। पहला कौन सा मेथड है? ट्रायंगल मेथड है। और दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं त्रिभुज विधि, और एक को क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि। तो आज हम लोग इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब क्या होगा, कैसे हमारे पास में 2 वेक्टर दिए हुए हैं, दोनों वेक्टरों को हम कैसे, इनमें जो ज्यामेट्रिकल होता है, ज्यामेट्रिकल में एक और होता है, जिसे आप लोग कहेंगे कि सर जी आप नहीं बताए। एक होता है पॉलीगॉन मेथड होता है, बहुभुज विधि होता है। क्या होता है? बहुभुज विधि होता है। यानी कि उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं? बहुत सारे वेक्टरों को एक साथ में जोड़ सकते हैं। इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई क्या है? वेक्टर है। हमारे पास में कोई क्या है? ये देखिए, कोई वेक्टर है। ठीक, ये मान लीजिए हमारा कोई क्या है? वेक्टर है। ठीक, तो अब इस वेक्टर में कौन कौन से पार्ट होंगे? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। वेक्टर का जो हमारा पार्ट है, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। इसको कहते हैं हेड। इसको क्या कहते हैं? हेड। और इसको कहते हैं टेल। इसको क्या कहते हैं? टेल। यदि ये वेक्टर आपको नहीं दिख रहा है, तो हम ये देखिए, ये वाला सिरा क्या कहलाएगा? हेड कहलाएगा। ये वाला सिरा क्या कहलाएगा? टेल कहलाएगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिर। अब इसको क्या कहते हैं? पूंछ। क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। ठीक, तो वेक्टर में 2 सिरे होते हैं। एक क्या होता है? जो आगे की ओर बढ़ने वाला होता है, उसको हेड कहा जाता है या सिर कहा जाता है। और जो दूसरा सिरा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी त्रिभुज वाली विधि है उस पर विचार करेंगे सबसे पहले। किस विधि पर? त्रिभुज विधि, या जिसको अंग्रेजी में ट्राइंगल मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइंगल मेथड कहा जाता है, उस पर विचार करेंगे। ठीक, ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, इस मेथड पे हम लोग विचार करेंगे। इस मेथड पर विचार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो भाई इन सबको इरेज कर देते हैं। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास में दो वेक्टर है। मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, दो वेक्टर है। तो एक है, एक वेक्टर ये देखो, ये एक ये वेक्टर है, और एक हमारे पास में है ये वाला वेक्टर। ये दो वेक्टर है, इसका नाम मान लीजिए हमने रख दिया ए, इसका नाम हमने क्या रखा, ए। अब इसका नाम हम मान लेते हैं कि हमने रख दिया बी। क्या रख दिया, बी। चलो इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी। अब जो हमारा ट्रायंगल मेथड है, ट्रायंगल मेथड हमसे ये कहता है कि यदि हम इन वेक्टरों को क्या करें कि इस प्रकार से जोड़ें कि ये जो हमारा वेक्टर ए है, किसी एक वेक्टर को हम क्षैतिज दिशा में ले लें, और लेने के बाद में अगर मान लीजिए इस वेक्टर के हेड से वेक्टर बी का हम टेल लगाते हुए सेम इसकी डायरेक्शन में खींच दें, तो खींचने के बाद में ए की टेल को और बी की हेड को जब हम मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। और यही जो मिलाने वाला रेखा होगा, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, या इनका एडिशन हो जाएगा, या परिणामी वेक्टर हो जाएगा, जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो ये इस मेथड में होगा क्या कि हम अगर इस वेक्टर को ऐसे ड्रा कर लें, ये हमारा हो गया वेक्टर ए। अब क्या करेंगे, अपने इस वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की पूंछ को मिलाते हुए, और जिस वो डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में ऐसे क्या करें, मिला दें। तो मिलाने के बाद में अब क्या हो जाए, ए की पूंछ को यानी ए की टेल को बी की हेड से, ए की टेल को बी के हेड से ऐसे अगर हम मिला दें, तो ये हमारा होगा वेक्टर आर, जो कि किसको डिनोट करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को डिनोट करेगा। चलो भाई परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि दो वेक्टरों वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिणामी जो हमारा दो वेक्टर होगा, वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिणामी वेक्टर आर किसी त्रिभुज जिसमें, किसी त्रिभुज, अब उस त्रिभुज के बारे में लिखेंगे जिसमें वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल को मिलाकर वेक्टर बी के परिमाण को वेक्टर बी के, ऐसा नहीं लिखेंगे, मिलाकर वेक्टर बी की दिशा में खींचने पर वेक्टर ए के टेल तथा वेक्टर बी के हेड को
मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा द्वारा प्रदर्शित होगा, द्वारा प्रदर्शित होगा। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए और प्लस में हो जाएगा वेक्टर बी। वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। क्या होगा कि यदि हम पहले वेक्टर ए खींच लें और इसके हेड से वेक्टर बी की टेल को स्टार्ट करें, बस इतना सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि इसका जो ये वाला एंगल है, अगर हम ऐसे एक क्षैतिज रेखा खींचें तो यहाँ पे भी थीटा ही होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड खींच दें तो ए के टेल और बी की हेड को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही क्या कहलाएगी, ट्रायंगल मेथड में इन दोनों वेक्टरों का ऐड होगा या इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट होगा। तो ये हमारी हो गई त्रिभुज विधि। अब त्रिभुज विधि के बाद में जो हम दूसरी विधि पढ़ेंगे वो कौन सी विधि पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज विधि, पैरेललोग्राम मेथड। क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम मेथड। तो ये ज्यामितीय में सेकंड है, समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक, अब इस विधि में अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम मेथड। इस विधि में होता क्या है, सबसे पहले डिफिनीशन समझने का प्रयास करेंगे। डिफिनीशन क्या समझेंगे, इसमें हमसे कहता है कि यदि दो वेक्टर ए व वेक्टर बी, दो वेक्टर ए व वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज की ऐसे दो संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इनका जो परिणामी होगा, इनका जो क्या होगा, परिणामी होगा। जैसे अगर हम इसको क्या करें, ऐसे ऐसे करके एक समांतर चतुर्भुज क्या करें, कंप्लीट कर ले जाएं। ठीक, ऐसे समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर ले जाएं तो जो इनका परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, इस संलग्न भुजा से होकर के गुजरने वाले विकर्ण के बराबर होगा। इस विकर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस विकर्ण के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा वेक्टर आर। अगर ये आपका वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर आर बराबर होगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर आर बराबर होगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक, इस विधि में लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे क्या कि यदि दो वेक्टर ए व वेक्टर बी को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो संगत संलग्न भुजा से प्रारंभ होता है। संलग्न भुजा से
प्रारंभ होता है। ठीक, कहने का मतलब ये हो गया कि इनका जो परिणामी है वेक्टर आर, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि इस वेक्टर आर की दिशा क्या होगी, जो इस वेक्टर ए के साथ में ये एंगल बनाएगा वही इसकी दिशा भी हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया, पैरेललोग्राम मेथड हो गया। अब पैरेललोग्राम मेथड के बाद में हम लोगों को पढ़ना क्या है, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, ज्यामितीय हो गया, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे या गणितीय विधि पढ़ेंगे। कौन सी विधि पढ़ेंगे, गणितीय विधि पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, गणितीय विधि। अब गणितीय विधि जो है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है पैरेललोग्राम मेथड, इसी का मैथमेटिकल निरूपण है। क्या है, इसी का जो है ये मैथमेटिकल निरूपण है। इसी का ये क्या है, मैथमेटिकल निरूपण है। चलो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर कैसे ड्रा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, वेक्टर। ये कोई सबसे वेक्टर नहीं मानेंगे, सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये मान लीजिए एक भुजा हो गई, ये मान लीजिए इसकी दूसरी भुजा हो गई। तो जब ये दूसरी भुजा हो गई, अब दो भुजाएं जिनका हमें क्या करना है, अल्टरनेट में उपयोग करना है, हम ऐसे डाट डाट करते हुए बना दें। हम करेंगे क्या, इसके एक भुजा पर अपना ले लेंगे वेक्टर ये, मान लेंगे कि ये वाली भुजा पे हमारा है वेक्टर ए और ये वाली भुजा पे हमारा है वेक्टर बी। ए और बी के बीच का जो एंगल है उसको हम मान लेंगे कि ये थीटा है। ये भुजा हम मान लिए ओ है, ये क्या है, ए है, इसको मान लिए कि बी है, इसको मान लिए क्या है, सी है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों वेक्टरों का जो निरूपण है हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक पॉइंट भी मान लिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको निरूप करेंगे। ये हमारा मान लिए कि P वेक्टर है और ये हमारा मान लेंगे कि Q वेक्टर है। ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे और यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसका नाम रख देंगे D। ये हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ का जो कोण होगा यही वाला कोण हो जाएगा ये थीटा। अब इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी निकल करके आएगा वो क्या होगा, इस पॉइंट से निकल करके इस विकर्ण पर चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर आर। क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा। अब मान लेंगे कि इनके और इनके बीच का क्या है, अल्फा। तो ऐसे ही आपको एक फोटो बनानी है, ऐसे ही आपको क्या बनानी है, एक फोटो बनानी है। अब चलते हैं भाई, थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है, आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्या लिखेंगे भाई कि माना दो वेक्टर ए व वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज, वेक्टर ये वेक्टर भी बार बार आ जा रहा है, दो वेक्टर पी व वेक्टर की एक समांतर चतुर्भुज ओ ए
OACB द्वारा प्रदर्शित है। OACB की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हैं। कामा करके लिखेंगे जिनके बीच का कोण थीटा है। ठीक है। फिर लिखेंगे भुजा OA को आगे बढ़ाकर बिंदु C से एक लंब खींचते हैं। एक क्या खींचते हैं? लंब CD खींचते हैं। बस अब इससे ज़्यादा लैंग्वेज हम आपको नहीं लिखवाएंगे। लैंग्वेज से आप लोग परेशान मत होइएगा। CD खींचते। ठीक। अब हमको करना क्या है कि हमको मिल गया एक समकोण त्रिभुज। कौन सा? ODC कहो चाहे CBO कहो। क्या कहो? समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज भाई? तो समकोण त्रिभुज कौन कौन सा? ODC में ये वाला, ये यहाँ से ये वाला। तो इसमें होगा क्या भाई? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। OD का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? CD का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ये फिगर बना हुआ है, फिगर में हमारे ये वो यहाँ से O और D, OD किसके इक्वल है? तो आप कहोगे OD OA प्लस AD के इक्वल है। तो हम यहाँ पे रख देंगे भाई। अब हमको ये OC का स्क्वायर किसके इक्वल मिला? OA प्लस AD का स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया? CD का स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे। इसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो कहाँ ओपन करेंगे? अगली स्लाइड में ओपन करेंगे। ठीक है। ये जो लिखा हुआ है OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस OD का होल स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई। हमको लिखा हुआ था OC का स्क्वायर और बराबर लिखा हुआ OA प्लस AD का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया OA का स्क्वायर प्लस 2OA AD और प्लस AD का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया? CD का स्क्वायर। एक सेकंड के लिए अपने फिगर पे देखेंगे। तो फिगर में अगर हम इस त्रिभुज की बात करें ADC में, किसमें? त्रिभुज ADC में, ये वाला यहाँ से यहाँ के बीच में। तो क्या हो जाएगा भाई? AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? CD स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? AC स्क्वायर। और यहाँ देखो AD स्क्वायर और CD स्क्वायर है। इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग? इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे जो हमको मिलने वाला हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ से ध्यान से सीखिए, AC स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? AC स्क्वायर। तो ये हुआ क्या? OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA AD और प्लस ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बार फिर अपने फिगर पे आइए। तो जब हम फिर अपने फिगर पे आएंगे तो इस वाले ट्रायंगल से देखो,
इस वाले ट्रायंगल से हमको क्या मिलेगा, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, सी डी की। और यहाँ पे एंगल हमारा ये है थीटा, ये 90 डिग्री है, हमको सी डी की वैल्यू निकालनी है, सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले एंगल में हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा ये वाला जो सी डी लाइन है ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से इस त्रिभुज से त्रिभुज ADC में हम लगा देंगे cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, आधार बटे कर्ण CD अपान हो जाएगा AC। तो यहाँ से CD इज इक्वल टू मिल जाएगा AC cos थीटा। तो CD की जगह हम लोग क्या रख देंगे, AC cos थीटा। CD सॉरी गलत हो गया, क्या हुआ, हमको AD की वैल्यू निकालनी है, ये आधार ये होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD। क्या हो जाएगा भाई, AD। वही तो हम कह रहे हैं, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर यही तो डाला गया था, तो बेस आपका ये वाला हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AC cos थीटा रख देंगे। तो ये हो गया क्या, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, स्क्वायर को आगे कर लेते हैं, AC स्क्वायर प्लस 2OA। अब ये क्या हो जाएगा, AC cos थीटा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एक बार फिर से हम लोग अपने फोटो की ओर चलते हैं। जब फोटो की ओर चलेंगे तो हमको लिखा क्या क्या हुआ है भाई, OB लिखा हुआ है और ये OB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। और क्या है भाई, OA है, क्या है, OA है। हमको AC और OA की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब ये जो OC है ये क्या लिखा हुआ है, तो OC है वेक्टर R, OA क्या है भाई, वेक्टर P है, और ये क्या है, वेक्टर Q है। तो मैग्नीट्यूड में हम इसको Q मान सकते हैं, मैग्नीट्यूड में इसको P मान सकते हैं, मैग्नीट्यूड में इसको हम क्या मान सकते हैं, R मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, R मान सकते हैं। भी ये PQR की वैल्यू हम लोग अपने इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ओके, अब यहाँ से हमको R की वैल्यू अगर निकालनी हो तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक, तो ये हमको क्या मिला, ये हमको मिला एनालिटिकल मेथड में, यानी गणितीय विधि में अगर हमें दो वेक्टर का एडिशन करना है, हमें दोनों वेक्टरों के परिमाण और डायरेक्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी फार्मूले पर रख करके सॉल्व कर लेंगे, जहाँ थीटा क्या होगा, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल होगा, P और Q क्या है, उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड है या परिमाण है। अब यहाँ पर A हमको इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमको और क्या ज्ञात करना है कि इनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसके बीच, उसको हम लोग क्या माने थे कि ये अल्फा एंगल बनाएगा। तो अपने फिगर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, tan अल्फा निकाल लेंगे। अपने फिगर से हम लोग क्या निकालेंगे भाई, अपने फिगर से हम लोग tan अल्फा निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा tan अल्फा है ये क्या हो जाएगा भाई, फिगर अपना देखते हैं कि क्या है। तो हमारे फिगर में tan अल्फा, अब tan अल्फा बराबर होगा क्या भाई, लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा CD और बटे OD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CD बटे OD हो जाएगा। चलो भाई CD बटे OD निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, CD बटे OD निकाल लेते हैं। चलो फटाक से निकाल लेते हैं इसको भी। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, CD बटे OD। CD को CD रहने दो और OD हो जाएगा OA प्लस AD। AD की वैल्यू हम लोग कुछ निकाले हैं, CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार फिर अपने फिगर पे आते हैं। यहाँ से अगर हम CD की वैल्यू निकालें तो इसी त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा निकाल लें, ठीक है, त्रिभुज ADC में साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपान AC हो जाएगा। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC साइन थीटा, और AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC cos थीटा। चलो भाई इसको रख देते हैं, इसको रख देते हैं। तो ये हो गया AC
साइन थीटा बटे ओ ए प्लस ए सी कास थीटा। अब इसके हिसाब से मान रख लेंगे। जब मान रखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी जो हमारा है, क्या है भाई, ए सी को क्यू माना गया है, तो ये क्या हो जाएगा क्यू साइन थीटा बटे पी प्लस क्यू कास थीटा। यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कास थीटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, विशेष स्थिति लगा देंगे। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में पहला क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब पी व क्यू क्या हो, समानांतर हो या एक ही दिशा में हो। तो इस कंडीशन में फटाफट के अंदाज में हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा आर क्या हो जाएगा भाई, आर इज इक्वल टू लिखा हुआ था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कास थीटा था, तो क्या हो जाएगा कास 0, और सिंस कास 0 बराबर क्या होता है 1, कास 0 बराबर क्या होता है 1, ये कास 0 का मान 1 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। यानी कि आर बराबर क्या मिल जाएगा, पी प्लस क्यू मिल जाएगा। यदि दोनों क्या हैं, समानांतर हैं, तो सीधे सीधे जोड़ दिए जाएंगे परिमाण में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर होता क्या था, क्यू साइन अल्फा क्यू साइन थीटा, तो क्यू इंटू क्या हो गया साइन 0 डिग्री और बटे पी प्लस क्यू कास 0। अब भाई साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। अब मिला हमको क्या, tan अल्फा बराबर 0 और बराबर क्या हो जाएगा tan 0, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, यानी कि पहली विशेष स्थिति में हमको ये चीज़ मिल गई। अब हम सेकंड विशेष स्थिति लगा ले, क्या करें, सेकंड राउंड में विशेष स्थिति, चलो नेक्स्ट पेज पे लगा लेते हैं क्या करना है। सेकंड विशेष स्थिति, थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, मीन्स पी व क्यू लंबवत हो, पी व क्यू क्या हो, लंबवत हो। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कास 90। अब कास 90 का मान कितना होता है, तो कास 90 का मान 0 होता है। अब जब ये 0 हो गया तो ई वाला पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिलेगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। हम tan अल्फा निकाल लें, tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन 90 बटे पी प्लस क्यू कास 90। कास 90 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। 1 रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, q अपान p मिल जाएगा। ये अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स q अपान p। ठीक, ये हमको मिल गया द्वितीय विशेष स्थिति। क्या मिल गया, द्वितीय विशेष स्थिति मिल गया। अब हम अगर तीसरी विशेष स्थिति के बारे में बात करें, ठीक है, एडिशन की हम बात कर रहे हैं। तीसरी विशेष स्थिति क्या हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स पी व क्यू क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, विपरीत दिशा में हो। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चलो भाई देखते हैं फटाफट के अंदाज में। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, और ये हो गया कास 180। अब जो हमारा कास 180 होता है, इसका मान -1 होता है। कितना होता है भाई, -1 होता है। जब यहाँ -1 रखेंगे तो आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ऊपर स्क्वायर रूट लगा रहेगा तो r इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, p माइनस क्यू मिल जाएगा। r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, p माइनस क्यू मिल जाएगा। tan अल्फा निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, q साइन 180 बटे p प्लस क्यू कास 180। चलो tan अल्फा साइन 90 प्लस 90 करेंगे, कास 90 हो जाएगा, कास 90 का मान 0 होता है तो ऊपर क्या हो गया q इंटू 0 और नीचे क्या हो गया p माइनस क्यू, क्योंकि इसका मान -1 होता है। बहुत गजब लिख गया, क्या लिख गया, गजब लिख गया। क्या हो गया q इंटू 0 हो गया और ये क्या हो गया p माइनस क्यू हो गया, इसका मान -1। अब ये चाहे जो हो जाए 0 से मल्टीप्लाई किया तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan 180 के भी इक्वल होगा और tan 0 भी हो जाएगा। मीन्स अल्फा इज इक्वल टू या तो 0 होगा या तो 180 होगा। ठीक है, 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो है समान दिशा में है नहीं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे विशेष स्थिति को। इसको सॉल्व करेंगे, विशेष स्थिति को या पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे, अगली हेडिंग आती है वेक्टर का वियोजन। क्या आता है, अगली जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है वेक्टर का वियोजन। वेक्टर का वियोजन मीन्स रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको क्या कहेंगे भाई, वेक्टर का वियोजन। वेक्टर का वियोजन आज की क्लास का ये लास्ट पॉइंट होगा। वेक्टर का वियोजन होगा क्या, किसी दिए गए वेक्टर को, किसी दिए गए वेक्टर को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करना वेक्टर का वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेक्टर का वियोजन कहलाता है। अब देखो भाई, हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई वेक्टर ये था, वेक्टर ए। इसको हम क्या करेंगे, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। किस घटक में, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करेंगे। तो एक घटक इसका ये हो जाएगा और एक घटक इसका ये हो जाएगा। ये वाला घटक ये x एक्सिस होगा, ये y होगा, तो ये वाला घटक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ax यानी क्षैतिज घटक, और ये वाला घटक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ay यानी ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। अब हम मान लेंगे कि इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो होगा क्या, ध्यान से देखेंगे, जब हम इसको क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे तो हमारा जो क्षैतिज घटक है ax, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है ay, ये इक्वल हो जाएगा a sin थीटा के। इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, अब जो हम इन घटकों में वियोजित करेंगे, इन घटकों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, इसका मान क्या होगा। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन 1 और 2 को सबसे पहले स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 1 और 2 को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड पहले वाले में लिखा था ax, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले में था ay, तो ये हो जाएगा ay स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो हमको क्या मिला, कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 9th में आपके मैथ वाले सर जी बताए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस
कास स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यहाँ पे 1 रख देंगे। तो जब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड हो जाएगा जिन घटकों में हम लोगों ने वियोजित किया है। इनके बीच के एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर बीच का एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 में था ay और यहाँ पे क्या हो जाएगा ax, इज इक्वल टू इधर क्या था a साइन थीटा और इधर क्या था भाई a कास थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन अपान कास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ay अपान ax हो जाएगा। या फिर इसको आप और कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपान ax। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच का एंगल हमको पता चल जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स ay अपान ax। ठीक, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, वेक्टर का एडिशन सीखा, जिसमें हम लोग ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड एंड एनालिटिकल मेथड डिस्कस किया। और उसके बाद में लास्ट में हमने एक वेक्टर लेकर के वेक्टर को रिजॉल्व किया, उसको ऊर्ध्वाधर एवं क्या कहते हैं क्षैतिज घटकों में वियोजित किया। वियोजित करने के बाद में ये रिजल्ट मिला और ये हमको एंगल मिला। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन।